नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान एमएसपी पर खरीद जारी। धान खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 20.18% की वृद्धि के एमएस खरीद संचालन के तहत 42,422.49 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य धान की खरीद की गई है, जिससे लगभग 18.91 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। खरीफ मार्केटिंग सीजन यानी केएमएस 2020-21 के जारी सत्र में सरकार मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ फसलों 2020-21 की खरीद कर रही है, जैसा पिछले कई सीजन में किया गया था। खरीफ सीजन 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत एमएसपी पर 42,422.49 करोड़ रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई है। मूल्य की धान की खरीद की गई है और इससे लगभग 18,91,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 3 नवंबर 2020 तक 18,523.69 MT मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 100 करोड़ 11 लाख रुपए है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 11,243 किसानों को लाभ मिला है। इसी तरह 52 करोड़ 40 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य पर 5,089 MT कोपरा यानी 12 फसल की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य व संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गई तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 3 नवंबर 2020 तक 2,24,235 लाख रुपए मूल्य की 7,70,802 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 1,47,480 किसान लाभान्वित हुए। भारतीय सीईओ फोरम में जलवायु परिवर्तन पर मुख्य घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में निजी क्षेत्र भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। इसी विषय पर देखिए एक रिपोर्ट। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में 5 नवंबर 2020 को आयोजित एक उच्च स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान जलवायु परिवर्तन पर निजी क्षेत्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होने और उसे जारी किए जाने की उम्मीद है। भारत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत पेरिस समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। अपने राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान के तहत भारत ने जलवायु परिवर्तन पर 3 मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ये लक्ष्य इस प्रकार है: वर्ष 2005 के स्तर से 33 से 35% घटाना, वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्मी ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी बिजली स्थापित क्षमता हासिल करना, वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करना। निजी क्षेत्र कम कार्बन उत्सर्जन वाली स्थायी अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निजी क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन पर कई स्वैच्छिक कार्य किए हैं, जो भारत के एनडीसी लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान कर सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ ऊर्जा विकास ढांचे में भारत की भागीदारी से निजी क्षेत्र को भी लाभ हुआ है।
और आगे चलकर पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कहीं अधिक अवसर प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन पर सरकारी और निजी क्षेत्र की समन्वित भागीदारी से देश के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे ये भी सुनिश्चित होगा कि भारत पेरिस समझौते के तहत अपने जलवायु परिवर्तन दायित्वों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। गंगा उत्सव 2020 में जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अविरल और निर्मल गंगा का आह्वान जन आंदोलन बन गया है। इसी विषय पर देखिए एक रिपोर्ट। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गंगा संरक्षण एक सतत कार्य है, इसलिए हमें इसमें जन भागीदारी को बढ़ावा देना होगा। हमें लोगों में कर्तव्य की भावना पैदा करनी होगी। ये तभी हो सकता है जब हम लोगों को ये एहसास करा पाए कि गंगा हमें क्या प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि गंगा उत्सव जैसे समारोह जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगा संरक्षण सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि इसमें निरंतर रूप से जनता से जुड़ाव और संवाद जरूरी है। संगीतकार कैलाश खेर ने कहा कि गंगा घाटों पर प्रैक्टिस करते हुए मुझे मां गंगा से गाने की प्रेरणा मिली। उनकी संगीत प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने उत्सव के पहले 2 दिन का सार देते हुए बताया कि सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग वर्चुअली इस उत्सव से जुड़े। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह ने इस मौके पर नमामि गंगे मिशन को बधाई दी। उन्होंने कहा, जो एक शाम गंगा के नाम उत्सव एक कार्यक्रम के रूप में अकेला शुरू हुआ था, उसने NMCG टीम के अधीन एक लंबा सफर तय किया है। उत्सव में जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बेहतरीन फिल्म गंगा एरियल मूवी लॉन्च की। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने इस फिल्म का निर्माण किया है। प्रतिष्ठित भारतीय सुपर हीरो चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, ने अब नमामि गंगे कार्यक्रम से हाथ मिलाया है। कार्यक्रम का समापन वसवती मिश्रा और उनके समूह द्वारा मंत्रमुग्ध कर देने वाले शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति से हुआ। और अभी समय हुआ है एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कानून। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, कृषक कीमत आश्वासन अधिनियम 2020 और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। कृषि में कई अहम सुधार करने के लिए सरकार ने उपज बिक्री की व्यवस्था में कई जरूरी बदलाव किए हैं। इस दिशा में सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसाय कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यवसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधन या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा,
साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। जाहिर है कि कृषि में हुए इन सुधारों से किसान काफी फायदे में रहेंगे। इसमें से एक कानून है कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। इस कानून के बनने से एक ऐसी कानूनी व्यवस्था लागू होगी जिसमें किसान को अपनी उपज, जो उसका उत्पाद है, उसको बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। वो उत्पाद वो किसे बेचे, कब बेचे, कितने दाम पे बेचे, ये इसको निर्धारण करने की किसान को उसको चॉइस मिलेगी और इससे वह अपने उत्पाद का राज्य के अंदर या अंतर्राज्यीय व्यापार कर सकेगा और उसको इसके लिए ना तो कोई फीस लगेगी, ना कोई कमीशन देनी होगी। और इसमें एक ट्रेड एरिया का परिकल्पना की गई है और ये ट्रेड एरिया वो क्षेत्र है जहाँ पर जो APMC कानून से द्वारा स्थापित मार्केट है, उसके बाहर का जो क्षेत्र है उसको ट्रेड क्षेत्र की परिभाषा में लाया गया है। और इस क्षेत्र में अगर किसान किसी भी निर्यातक, किसी भी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के साथ अपनी उपज को बेचना चाहता है तो उसको पूरी स्वतंत्रता रहेगी और उसका इसके लिए पूरा एक कानूनी ढांचा उसके पास उपलब्ध रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार आएगा। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब आइए देखते हैं किसान की सफलता गाथा। कमला पुजारी का जन्म कोरापुट जिले में आदिवासी बहुल गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। कमला का परिवार पारंपरिक खेती से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण बचपन से ही ये खेतों की मिट्टी और बीजों के साथ खेलती हुई बड़ी हुई। अनपढ़ होने के बावजूद कमला पुजारी ने धान के विभिन्न किस्म के संरक्षण को लेकर अपनी अलग पहचान बनाई है। कमला पुजारी हमेशा से पारंपरिक धान के बीज के लिए जानी गई हैं। कमला के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें 16 मार्च 2020 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कमला को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण पहचान मिलती आई है। यही कारण है कि उन्हें पहले भी कई और सम्मानित पुरस्कार मिलते रहे हैं। इससे पहले उन्हें 2004 में ओडिशा राज्य सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला किसान सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। कमला हमेशा पारंपरिक खेती के लिए समर्पित रही हैं। इसके लिए ओडिशा के जयपुर में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन से बुनियादी खेती की तकनीक भी सीखी। फाउंडेशन ने कमला को अपने गांव की कुछ अन्य महिलाओं के साथ एक बीज बैंक बनाने में भी मदद की। अपने प्रशिक्षण के समाप्त होने के बाद कमला ने अन्य लोगों और साथी किसानों को
रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया। वो और कुछ साथी ग्रामीणों ने समूह बनाए और घर घर जाकर आसपास के गांवों में जैविक खेती के बारे में जागरूकता फैलाई। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप पटपूत गांव और नबरंगपुर जिले के पड़ोसी गांवों में किसानों ने रासायनिक खाद छोड़ दी। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में परीक्षण समाप्त होने के बाद कमला जैविक खेती में जुट गई। कमला खुद तो जैविक खेती करती ही थी, साथ ही गांव के अन्य किसानों को भी रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में भी अवगत कराती थी। यही नहीं, रासायनिक उर्वरकों को खेती में इस्तेमाल न करने के लिए और बंद करने के लिए प्रोत्साहित भी करती थी। कमला ने दुर्लभ प्रकार के 100 से ज्यादा बीज जैसे धान, हल्दी, तिल्ली, काला जीरा, महाकांता और फूला एकत्र किए हैं। इन्होंने धान की उन देसी किस्मों का संरक्षण किया है जो लगभग विलुप्त ही हो चुकी थी। वर्ष 2002 में कमला जैविक खेती पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहान्सबर्ग गई, जहां जैविक खेती के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए दुनिया भर के प्रतिभागियों ने उनकी सराहना की। वर्ष 2018 में इन्हें ओडिशा राज्य बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। कमला पुजारी पहली ट्राइबल महिला हैं जिन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ। इस प्रकार इन्होंने आने वाले युवा किसानों के लिए प्रोत्साहन का काम किया। पराली प्रबंधन पर खास जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दरअसल पराली जलाने की बड़ी समस्या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है और यहीं का धुआं दिल्ली को अपनी चपेट में लेता है। इसलिए सरकार इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन में इन्हीं राज्यों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये ऐसी योजना है जिसमें खेत के अवशेष खेत में काम आ जाते हैं और अगली फसल के लिए उपयोगी भी साबित होते हैं। जाहिर है, जब खेत के अवशेष खेती के ही काम में ले लिए जाएंगे तो वायु प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। इस काम में कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालयों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। बल्कि कुल मिलाकर 100 सार्वजनिक संस्थान पराली प्रबंधन के काम में लगे हुए हैं। इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन में पराली प्रबंधन की विधियों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। उनके बीच जागरूकता लाई जा रही है और पराली प्रबंधन की मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है। इन मशीनों को किसान चाहें तो खुद भी खरीद सकते हैं या फिर किराए पर ले सकते हैं। वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर मशीनों को प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि किसान अपनी आंखों से इनके फायदे देख सकें और फिर इन्हें अपना सकें। धान काटने के बाद किसानों को जल्द से जल्द गेहूं बोना होता है। धान की पराली को जुताई के जरिए नष्ट करना मुश्किल होता है और इसे गलने में भी समय लगता है। ऐसे में उनके पास खेतों में ही इसे जला डालने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। अब वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक इजाद की है जिसके जरिए बिना जुताई के ही धान के खेत में गेहूं की बुआई की जा सकती है। हैप्पी सीडर इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहा है। पराली, जिसे किसान बेकार की वस्तु समझ रहे हैं, दरअसल ये बहुत ही काम की चीज है। ये अच्छी खाद भी है, पलवार भी और खरपतवार नाशक भी। जाहिर है, इसके इस्तेमाल से किसानों की लागत कम हो जाती है और फसल भी अच्छी होती है। पराली प्रबंधन के मामले में खुद प्रधानमंत्री दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन के सुझाव और मार्गदर्शन के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन से संबंधित मशीनें मुहैया कराने के लिए 1152 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया है। किसानों को 80% की सब्सिडी पर पराली प्रबंधन की मशीनें दी गई हैं। तो आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।